दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का हाईटेक ऑफिस झंडेवालान स्थित केशव कुंज में बनकर तैयार हो गया है। 19 फरवरी को परम पूजनीय सरसंघचालक मोहन भागवत जी और सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबोले जी संघ कार्यकर्ताओं के साथ यहां पहली बार बैठक करेंगे। साल 2016 में आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने इस भवन का भूमि पूजन किया था। अब केशव कुंज में अब उसी जगह पर आरएसएस के स्वयंसेवकों के लिए 300 कमरों का 13 मंजिलों का 3 टावर जो है वो बनके तैयार हो गए हैं। अब केशव कुंज अब नए स्वरूप में दिखेगा। केशव कुंज में अब बाहर से आने वाले स्वयंसेवकों के लिए 40 कमरे बनाए गए हैं जिसमें वो रह सकते हैं। बता दें कि आरएसएस का ये नया भवन 4 एकड़ में बनकर तैयार हुआ है। इसमें 150 करोड़ रुपए की लागत आई है। देखने में यह बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित पार्टी कार्यालय से काफी बड़ा है। 5 लाख वर्ग फीट में फैली केशव कुंज में 13 मंजिला 3 टावर्स हैं। इन टावरों में तकरीबन 300 कारों के लिए पार्किंग की भी जगह है। इसके साथ ही 1300 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता वाले 3 अत्याधुनिक ऑडिटोरियम्स भी बनाए गए हैं। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उन्नीस 1925 में एक राष्ट्रवादी विचारधारा के छोटे से बीज के रूप में स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आज एक विशाल वटवृक्ष के रूप में पूरे विश्व में अपने राष्ट्रवादी विचारों को प्रसारित कर रहा है। हिंदुस्तान की ताकत और सामर्थ्य के प्रतीक यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ध्वज को हिंद की हवा में शान से लहराते हुए शताब्दी वर्ष पूरे हो चुके हैं। इसी शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में संघ ने अपने भवन को एक नया अवतार दिया है। जी हाँ, जिस संघ का संचालन 1962 से दिल्ली के केशव कुंज से हो रहा था, अब वही स्थान एक नए अवतार में सुसज्जित हो चुका है। संघ परिवार के 75,000 समर्पित कार्यकर्ताओं और शुभचिंतकों के योगदान से निर्मित इस भवन की लागत 150 करोड़ है, जो करीब 4.25 एकड़ में फैला हुआ है। इस इमारत में 3 प्रमुख टावर बनाए गए हैं, साधना, प्रेरणा और अर्चना, जिनमें 300 कार्यालय कक्ष हैं। इस नए भवन में एक विशाल ऑडिटोरियम भी निर्मित किया गया है, जिसे दिवंगत विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता अशोक सिंघल जी की स्मृति में समर्पित किया गया है। आपको बता दें कि अशोक सिंघल जी की अगुवाई में ही राम मंदिर आंदोलन की बुनियाद पड़ी थी। दिवंगत अशोक सिंघल जी के नाम से बने इस ऑडिटोरियम में 463 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि दूसरे सम्मेलन हॉल में 650 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। यह कार्यालय केवल प्रशासनिक केंद्र ही नहीं बल्कि सेवा और ज्ञानवर्धन का केंद्र भी है। इसमें एक विस्तृत लाइब्रेरी, 5 बिस्तरों वाला हेल्थ क्लिनिक और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया गया है। इससे क्षेत्र के गरीब तबके के लोग चिकित्सा सुविधाओं का लाभ भी उठा सकेंगे और बाहरी लोग भी यहाँ अध्ययन कर सकेंगे। इस नवनिर्मित भवन से आरएसएस प्रमुख श्री मोहन भागवत जी एवं महासचिव दत्तात्रेय होसबोले जी 19 फरवरी से अपना कार्य प्रारंभ करेंगे। इसके बाद 21 से 23 मार्च तक बेंगलुरु में संघ की वार्षिक अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा आयोजित होगी। इस सभा में आरएसएस और इससे जुड़े संगठनों के 1,500 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। यह सभा संगठन की दिशा, नीति और प्रमुख राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए संघ का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय मानी जाती है। इस बैठक में कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे जो देश की सामाजिक और सांस्कृतिक दशा को नई दिशा प्रदान करेंगे। बात करें इस नए भवन की, तो राष्ट्र निर्माण की विचारधारा पर अग्रसर रहने वाले संघ के इस नवीन कार्यालय का निर्माण केवल एक इमारत निर्माण नहीं, बल्कि संगठन की मजबूती और राष्ट्रहित में कार्य करने की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। 100 वर्षों की यात्रा में आरएसएस ने भारत के सांस्कृतिक गौरव, हिंदू समाज की एकजुटता और राष्ट्रवाद की भावना को सुदृढ़ किया है। यह भवन न केवल संघ कार्य को नई गति देगा, बल्कि राष्ट्र को भी अपने गौरवशाली अतीत से जोड़ते हुए उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस उपलब्धि पर सुदर्शन न्यूज गर्व का अनुभव करता है। यह केवल एक भवन का निर्माण नहीं, बल्कि एक राष्ट्रवादी विचारधारा को और अधिक विस्तारित करने का एक नया सशक्त माध्यम है। भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक यह केंद्र भविष्य में भारत को आत्मनिर्भर और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संघ का यह नया कार्यालय केवल ईंट पत्थरों की संरचना नहीं, बल्कि यह राष्ट्रभक्ति, सेवा और संगठन का जीवंत स्वरूप है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की रिपोर्ट को लेकर गुरुवार को आज यानी संसद के दोनों सदनों में एनडीए और विपक्षी सांसदों के बीच तीखी बहस हुई। विपक्षी सांसदों ने रिपोर्ट में आपत्तियों को शामिल नहीं किए जाने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने दावा किया कि असहमति नोट के कुछ हिस्सों को अंतिम रिपोर्ट से हटा दिया गया है। लोकसभा में इस रिपोर्ट को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल की ओर से पेश किया गया। इस दौरान विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन के कारण कार्यवाही बाधित हुई। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विरोध कर रहे सांसदों को शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि यदि असहमति नोट जोड़े जाते हैं तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। अमित शाह ने कहा कि कुछ विपक्षी सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि उनकी ओर से उठाए गए मुद्दों विवादों को पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया है। वहीं राज्यसभा में विधेयक पर रिपोर्ट राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी द्वारा पेश की गई और सदन द्वारा स्वीकार कर ली गई। रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर डाला। विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष फर्जी रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगा जो हमारे विचारों को कुचलती है। कांग्रेस अध्यक्ष ने मांग की कि रिपोर्ट को वापस संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेजा जाए और फिर से पेश किया जाए। खड़गे ने कहा कि जेपीसी रिपोर्ट में कई सदस्यों की अपनी असहमति जो है वो रिपोर्ट है। उन नोट्स को हटाना और हमारे विचारों को कुचलना सही नहीं है, ये लोकतंत्र विरोधी है। हम ऐसी फर्जी रिपोर्ट कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर रिपोर्ट में असहमति के विचार नहीं है तो इसे वापस भेजा जाना चाहिए और फिर से पेश किया जाना चाहिए। कई इंडिया गठबंधन के सांसदों ने भी खड़गे का समर्थन किया। अब शिवसेना यूबीटी सांसद अरविंद सावंत ने दावा किया कि हमारे असहमति नोट को हटा दिया गया। खड़गे के दावों का खंडन करते हुए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि असहमति नोट रिपोर्ट में संलग्न थे और विपक्ष पर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष के सदस्य अनावश्यक मुद्दा बना रहे हैं। विपक्ष पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कुछ लोग भारतीय राज्य से इंडियन स्टेट से लड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनका इशारा पिछले साल राहुल गांधी की ओर से दिए गए बयान के संदर्भ में था। इसी मामले पर देखिए, आपको राजनीतिक प्रतिक्रियाएं क्या हैं वो आपको सुनाते हैं, जरा गौर से सुनिएगा। चेयरमैन का पावर है, वो रूल में ही लिखा हुआ है, तो हर चीज़ रूल के मुताबिक हुआ है। फिर भी हमने राज्यसभा में बताया, अगर जो अपेंडिक्स जो किया है, जो एनेक्शियर में कुछ रिपोर्ट अगर उनको लगता कि नहीं हटाना चाहिए तो चेयरमैन को बोल सकते हैं, और इसको अगर सही लगेगा तो चेयरमैन स्पीकर उसको इंक्लूड कर सकता है। तो इसको जेपीसी का रिपोर्ट को इलीगल बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताना, ये तो ठीक बात नहीं है। ये ऑल पार्टी मिलकर के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाया, ये कोई एक पार्टी का है नहीं। ये तो उनकी राजनीति है। वो लोग देखिए चुनाव हारते जा रहे हैं और ये दर्द की आवाज है। विपक्षियों की बात मत सुना करो, ये हारते जब ये हर हार का दर्द तो उसमें एक बहाना है। ये वक्फ का जो बिल लाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ ना सिर्फ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल। अब इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगेगा, लेकिन मैं वही कहता हूं, विपक्ष को क्या हिंदुओं के हित की उतनी चिंता नहीं है जितनी मुसलमानों की ये बात करते हैं। और वक्फ, मैं बार बार हमने कहा है कि वक्फ की आवश्यकता क्या है और इसके लिए इतना रोना किस लिए रोया जा रहा है, इसको हटा क्यों नहीं दिया जाता। संशोधन तो शुरुआत है, अंत में इसको हटा दिया जाना चाहिए। ये मुसलमानों के भी हित में है और ये गरीब मुसलमान बेहतर जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। एक मुख्य खबर जो है वो पाकिस्तान से आपको जाननी चाहिए। दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का इन दिनों हाल बुरा है, भिखारी पाकिस्तान का। पाकिस्तान पाई पाई के लिए तरस रहा है। वर्ल्ड बैंक से लेकर IMF तक से उसको भगा दिया है कि भाई दूर हो जाओ, चले जाओ, हम पैसे नहीं देंगे। चीन कब्जा करने को तैयार खड़ा है। बहुत मुमकिन है कि बुरे वक्त में टपक रहे ये आंसू घड़ियाली हों। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की रिपोर्ट के बाद पाकिस्तानियों का दर्द फूट रहा है। पाकिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान को लूट और भ्रष्टाचार का अड्डा बताया है। इधर पाकिस्तानी जनता खून के आंसू रो रही है, वहीं हुक्मरानों ने कंगाली में भी मौज काटने का रास्ता निकाल लिया है। दरअसल पाकिस्तान में बम्पर इंक्रीमेंट
इंक्रीमेंट हुआ है, यानी सैलरी बढ़ी है। किसकी? पाकिस्तानी वजीर आजम शहबाज, तमाम मंत्रियों और पाकिस्तानी असेंबली में बैठने वाले हर नेता का, वो भी 5, 10, 20, 50% नहीं, यानी 5, 10, 20, 50% इंक्रीमेंट नहीं हुआ, बल्कि पूरे 200%, 200% इंक्रीमेंट हुआ है। सुनकर आप भी चौंक गए होंगे ना। देखिए, ठीक ऐसे ही पाकिस्तानी आवाम भी ये खबर सुनकर सन्न रह गई कि 200% अपनी सैलरी बढ़ा ली इन नेताओं ने, 200% वेतन बढ़ा लिया। एक तरफ पाकिस्तान में लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, दूसरी तरफ उसी पाकिस्तान में नेताओं को 200% का अप्रेजल मिल रहा है, तनख्वाह उनकी बढ़ाई जा रही। खैर, माफ कीजिएगा, समय इतनी अनुमति देता आपके साथ संवाद करने की, मन तो था और भी मुद्दों को आपके साथ साझा करने का, लेकिन कल फिर आएंगे, नए मुद्दे लेकर आएंगे। और ये कार्यक्रम अभी तो खत्म होता है, लेकिन रात को 12 बजे इसका रिपीट टेलीकास्ट रोजाना देखना ना भूलिएगा। आगे दीजिए मुझे, शिवम दत्त मेहता को, मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।